हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी 360 डिग्री के पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। इस बुक में क्लास 6 से लेकर 12 तक पॉलिटिकल साइंस के सभी चैप्टर्स के पेज बाय पेज क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जो सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। क्लास 7 तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। आगे के प्रश्न क्लास 8 से रिलेटेड हैं। चैप्टर 1 भारतीय संविधान से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। पहला प्रश्न है डैश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1934 में। 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया। अगला प्रश्न है संविधान सभा का गठन निम्नलिखित में से कब हुआ था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दिसंबर 1946 में। संविधान सभा की मांग दूसरे विश्व युद्ध के दौरान और तेज हो गई और अंततः दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। अगला प्रश्न है संविधान का क्या तात्पर्य है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी नियमों का ऐसा समूह होता है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने के पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। संविधान का मुख्य उद्देश्य होता है कि देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना। लोकतंत्र में संविधान का एक महत्वपूर्ण काम यह होता है कि कोई भी ताकतवर समूह या लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल न करे। संविधान का दूसरा प्रमुख उद्देश्य यह होता है कि देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना। नेपाल के पुराने संविधान में कहा गया था कि देश के लोकतंत्र में संविधान का एक महत्वपूर्ण काम यह होता है कि कोई भी ताकतवर समूह किसी दूसरे या कम ताकतवर समूह या लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल न करे। संविधान नियमों का ऐसा समूह होता है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने के पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा संविधान निम्नलिखित में से किसके आधार पर देश के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव किया जा सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हमारा संविधान कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर देश के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। इस प्रकार समानता का अधिकार भारतीय संविधान में दिया गया एक मौलिक अधिकार है। अगला प्रश्न है अंतः सामुदायिक वर्चस्व से क्या तात्पर्य है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जब एक ही समुदाय के भीतर कुछ लोग दूसरों को दबा सकते हैं। जो बहुसंख्यकों के लिए सामान्य रूप से उपलब्ध है, अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों की इस निरंकुशता या दबदबे पर प्रतिबंध लगाना भी संविधान का एक महत्वपूर्ण कार्य है। यह दबदबा एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के ऊपर भी हो सकता है, जिसे अंतर सामुदायिक वर्चस्व कहते हैं, या फिर एक ही समुदाय के भीतर कुछ लोग दूसरों को दबा सकते हैं, जिसे अंतर सामुदायिक वर्चस्व कहते हैं। अगला प्रश्न है अंतर सामुदायिक वर्चस्व से क्या तात्पर्य है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जब एक समुदाय के लोगों द्वारा दूसरे समुदाय के लोगों को दबाया जाता है। अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों की इस निरंकुशता या दबदबे पर प्रतिबंध लगाना भी संविधान का एक महत्वपूर्ण कार्य है। यह दबदबा एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के ऊपर भी हो सकता है, जिसे अंतर सामुदायिक वर्चस्व कहते हैं, या फिर एक ही समुदाय के भीतर कुछ लोग दूसरे को दबा सकते हैं, जिसे अंतर सामुदायिक वर्चस्व कहते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से किस राजनेता को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है।
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर अंबेडकर को। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। डॉक्टर अंबेडकर का विश्वास था कि संविधान सभा में उनकी हिस्सेदारी से अनुसूचित जातियों को संविधान के प्रारूप में कुछ सुरक्षात्मक व्यवस्था मिली है। अगला प्रश्न है, संघवाद से क्या तात्पर्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जब किसी देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों का होना। संघवाद, इसका मतलब है देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों का होना। हमारे देश में राज्य स्तर पर भी सरकारें हैं और केंद्र स्तर पर भी। पंचायती राज व्यवस्था शासन का तीसरा स्तर है। अगला प्रश्न है, जब संविधान सभा ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को स्वीकृति दी तो सभा के निम्न में से किस सदस्य ने कहा कि यह कदम आम आदमी और लोकतांत्रिक शासन की सफलता में गहरी आस्था का द्योतक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, के अय्यर। जब संविधान सभा ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को स्वीकृति दी तो सभा के सदस्य के अय्यर ने कहा था कि यह कदम आम आदमी और लोकतांत्रिक शासन की सफलता में गहरी आस्था का द्योतक है और इस विश्वास पर आधारित है कि वयस्क मताधिकार के जरिए लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना ज्ञानोदय लाएगी। यह आम आदमी के कुशलक्षेम, जीवन स्तर, सुविधा और बेहतर जीवन स्थिति को प्रोत्साहन देगी। अगला प्रश्न है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से क्या तात्पर्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होती है। ऊंच नीच की बेड़ियों को भी तोड़ा जा सकता है। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब है अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होती है। इसके अलावा हर व्यक्ति खुद चुनाव भी लड़ सकता है, चाहे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी भी क्यों न हो। ये प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। अगला प्रश्न है, सरकार के निम्नलिखित में से कितने अंग होते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 3 अंग। शक्तियों का बंटवारा संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह है जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने का काम देखते हैं। न्यायालयों की व्यवस्था को न्यायपालिका कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुसार सरकार के निम्न में से कौन अंग है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त तीनों सम्मिलित रूप से, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह है जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने का काम देखते हैं। न्यायालयों की व्यवस्था को न्यायपालिका कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विधायिका के। संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका में हमारे द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह है जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने का काम देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऐसे लोगों का समूह जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने का काम देखते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कार्यपालिका। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह है जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने का काम देखते हैं। न्यायालयों की व्यवस्था को न्यायपालिका कहा जाता है। अगला प्रश्न है, न्यायालयों की व्यवस्था निम्न में से किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, न्यायपालिका से। न्यायालयों की व्यवस्था को न्यायपालिका कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में एक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लोकतंत्रीय सरकार। भारतीय राज्य की एक लोकतांत्रिक सरकार है। सरकार राज्य का एक हिस्सा होती है। राज्य का मतलब सरकार से कहीं ज़्यादा व्यापक होता है। उसे सरकार के स्थान पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी जिम्मेदारी होती है कानून बनाना और लागू करना? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सरकार की। सरकार की जिम्मेदारी होती है कानून बनाना और लागू करना, लेकिन चुनावों के जरिए सरकार बदल सकती है। पर राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था होती है जो निश्चित भूभाग में रहने वाले संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। अगला प्रश्न है, संविधान में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरिया श्रम और कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 14 वर्ष। शोषण के विरुद्ध अधिकार संविधान में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरिया श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। धर्म, लिंग और जाति के आधार पर। समानता का अधिकार कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं। इसका मतलब है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा। इस अधिकार में यह भी कहा गया है कि धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। खेल के मैदान, होटल, दुकान इत्यादि सार्वजनिक स्थानों पर सभी को बराबर पहुंच का अधिकार होगा। अगला प्रश्न है, डैश वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा भी कहलाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा भी कहलाता है। औपनिवेशिक शासन ने राष्ट्रवादियों के दिमाग में राज्य के प्रति संदेह का भाव पैदा कर दिया था। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का निम्नलिखित में से क्या उद्देश्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों। हर एक नागरिक ऐसी स्थिति में हो कि वह उन नागरिकों के लिए दावेदारी कर सके। ये अधिकार हर उस सत्ता और संस्था के लिए बाध्यकारी हो जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। इन मौलिक अधिकारों के बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि इनका दोहरा उद्देश्य है। पहला, हर एक नागरिक ऐसी स्थिति में हो कि वह उन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके, और दूसरा, ये अधिकार हर उस सत्ता और संस्था के लिए बाध्यकारी हो जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न है, यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, तो निम्न में से किस अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत में जा सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार, यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, तो उस अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत में जा सकता है। अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता से क्या तात्पर्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जिसमें कोई राज्य अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राष्ट्रीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य वह होता है जिसमें राज्य अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता है। आगे के प्रश्न चैप्टर 2 धर्मनिरपेक्षता की समझ से संबंधित है। पहला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता से क्या तात्पर्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को न दबाए। कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को न दबाएं। राज्य न तो किसी खास धर्म को थोपेगा और न ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष रहेगा। हमारे संविधान के अनुसार केवल धर्मनिरपेक्ष राज्य ही अपने उद्देश्यों को साकार करते हुए निम्नलिखित बातों का ख्याल रख सकता है। कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को न दबाए। कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को न दबाएं, और राज्य न तो किसी खास धर्म को थोपेगा और न ही लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा।
अगला प्रश्न है, फ्रांस में कब ये कानून आया कि कोई भी विद्यार्थी इस्लामी बुर्का, यहूदी टोपी जैसे धार्मिक अथवा राजनीतिक चिन्ह या प्रतीक को धारण करके स्कूल में नहीं आएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, फरवरी 2004 में। फरवरी 2004 में फ्रांस में एक कानून बनाया गया। इस कानून में प्रावधान किया गया कि कोई भी विद्यार्थी इस्लामी बुर्का, यहूदी टोपी या बड़े बड़े ईसाई क्रॉस जैसे धार्मिक और राजनीतिक चिन्हों या प्रतीकों को धारण करके स्कूल में नहीं आएगा। फ्रांस में रहने वाले उन अप्रवासियों ने इस कानून का काफ़ी विरोध किया। वे मुख्यतः अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और मोरक्को आदि उन देशों से आए थे जो पहले फ्रांस के उपनिवेश थे। 1960 के दशक में फ्रांस में मजदूरों की कमी हो गई थी। उस समय इन अप्रवासियों को फ्रांस आकर काम करने के लिए वीज़ा यानी प्रवेश पत्र दिए गए थे। इन अप्रवासियों की बेटियां स्कूल में अक्सर सिर पर रुमाल बांधकर जाती थी, लेकिन इस नए कानून के लागू होने के बाद उन्हें सिर पर रुमाल बांधने के कारण स्कूलों से निकाल दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष है और धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए निम्न में से किस तरह का काम करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को मौलिक अधिकारों का आश्वासन देता है। धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए धर्मनिरपेक्षता का दूसरा तरीका है हस्तक्षेप की नीति। धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए धर्मनिरपेक्षता का तीसरा तरीका है हस्तक्षेप की नीति। भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष है और धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए कई तरह से काम करता है। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को मौलिक अधिकारों का आश्वासन देता है। ये मूलभूत अधिकार इन धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों पर आधारित है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि भारतीय समाज में इन अधिकारों का उल्लंघन बंद हो गया है, बल्कि वास्तव में ऐसे उल्लंघनों की वजह से ही हमारे सामने संवैधानिक व्यवस्था की जरूरत बनी हुई है। इस तरह के अधिकारों के होने का ज्ञान हमें इन अधिकारों के उल्लंघन के प्रति संवेदनशील बनाता है। जब कभी ऐसा होता है तो हमें इसके खिलाफ सही कदम उठाने की क्षमता भी उसी से मिलती है। धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का दूसरा तरीका है हस्तक्षेप की नीति। इसका मतलब है कि सभी धर्मों की भावनाओं का सम्मान करने और धार्मिक क्रियाकलापों में दखल न देने के लिए कुछ राज्य खास धार्मिक समुदायों को कुछ विशेष छूट देता है। धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का तीसरा तरीका है हस्तक्षेप। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश के सरकारी स्कूल के बच्चे सुबह सबसे पहले वफादारी की शपथ लेते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकारी स्कूलों के ज़्यादातर बच्चे सुबह सबसे पहले वफादारी की शपथ लेते हैं। इस शपथ में ईश्वर की छत्र छाया शब्द आते हैं। 60 साल से भी पहले ही वहाँ यह तय कर दिया गया था कि अगर यह शपथ किसी बच्चे की धार्मिक आस्था को ठेस पहुँचाती है तो उसे इसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। इसके बावजूद वहाँ ईश्वर की छत्र छाया वाक्यांश को कई बार कानूनी चुनौती दी जा चुकी है। आगे के प्रश्न चैप्टर 3 हमें संसद क्यों चाहिए से संबंधित है। पहला प्रश्न है, भारत देश निम्नलिखित में से किस तिथि को आज़ाद हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 15 अगस्त 1947 को। भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। इस आज़ादी के लिए पूरे देश की जनता ने एक लंबा और मुश्किल संघर्ष चलाया था। इस संघर्ष में समाज के बहुत सारे तबकों की जिम्मेदारी थी। तरह तरह की पृष्ठभूमि के लोगों ने इसमें भाग लिया। वे स्वतंत्रता, समानता और निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी के विचारों से प्रेरित थे। अगला प्रश्न है, कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए और उन्हें बजट पर चर्चा करने और प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1885 में। 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए और उन्हें बजट पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक्ट ने कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी दे दी? इसका सही आंसर है ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी दे दी। हालांकि ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत बनाई गई ये शुरुआती विधायिकाएं राष्ट्रवादियों के बढ़ते जा रहे दबाव के कारण ही बनी थी, लेकिन इनमें भी सभी वयस्कों को न तो वोट देने का अधिकार दिया गया था और न ही आम लोग निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष पहली बार आम चुनावों में पहली बार पूरे देश में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2004 में। 2004 के आम चुनाव में पहली बार पूरे देश में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था। इस चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल से लगभग 1,50,000 पेड़ों की रक्षा हुई, क्योंकि मतपत्रों की छपाई के लिए इन पेड़ों को काटकर 8,000 टन कागज बनाना पड़ता। अगला प्रश्न है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से क्या तात्पर्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार है। संघर्ष के सपनों और आकांक्षाओं ने स्वतंत्र भारत के संविधान में ठोस रूप ग्रहण किया। इस संविधान ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाया। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब है कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार है। अगला प्रश्न है, डैश द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों के समूह को ही संसद कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जनता। व्यक्ति सरकार को अपनी मंजूरी कैसे देता है? मंजूरी देने का एक तरीका चुनाव है। लोग संसद के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। इन्हीं निर्वाचित प्रतिनिधियों में से एक समूह सरकार बनाता है। जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों के इस समूह को ही संसद कहा जाता है। यह संसद सरकार को नियंत्रित करती है और उसका मार्गदर्शन करती है। इस लिहाज से अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से ही लोग सरकार बनाते हैं और उस पर नियंत्रण रखते हैं। अगला प्रश्न है, सरकार को निम्न में से कौन नियंत्रित करती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, संसद। व्यक्ति सरकार को अपनी मंजूरी कैसे देता है? मंजूरी देने का एक तरीका चुनाव है। लोग संसद के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। इन्हीं निर्वाचित प्रतिनिधियों में से एक समूह सरकार बनाता है। जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों के इस समूह को ही संसद कहा जाता है। यह संसद सरकार को नियंत्रित करती है और उसका मार्गदर्शन करती है। इस लिहाज से अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से लोग ही सरकार बनाते हैं और उस पर नियंत्रण रखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन देश की सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, संसद। भारतीय संसद देश की सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था है। इसके 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। अगला प्रश्न है, संसद के निम्नलिखित में से कितने सदन होते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2 सदन। इसके 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। अगला प्रश्न है, देश के डैश राज्यसभा के सभापति होते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति। राज्यसभा में कुल 245 सदस्य होते हैं। देश के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा के लिए हर डैश साल में चुनाव कराए जाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 5 साल में। जिस तरह राज्य विधानसभा के लिए चुनाव होते हैं, आमतौर पर लोकसभा के लिए हर 5 साल में चुनाव करवाए जाते हैं। देश को बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति को संसद में भेजा जाता है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार आमतौर पर विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा का चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सांसद। चुने जाने के बाद ये उम्मीदवार संसद सदस्य या सांसद कहलाते हैं। इन सांसदों को मिलाकर संसद बनती है। अगला प्रश्न है, एमपी से क्या तात्पर्य है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। चुने जाने के बाद ये उम्मीदवार संसद सदस्य या सांसद एमपी कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के निम्नलिखित में से कितने अंग हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 3 अंग। भारतीय संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के निम्न में से कौन अंग है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त तीनों, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। भारतीय संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। अगला प्रश्न है, लोकसभा में सदस्य की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 552। लोकसभा में 552 में से 530 सदस्य राज्यों के और 20 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होने चाहिए। शेष 2 को आंग्ल भारतीय समुदाय से राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता था, लेकिन जनवरी 2020 में आंग्ल भारतीय सीटों को संसद और भारत के राज्य विधानमंडल में समाप्त कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में लोकसभा में सदस्य की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 543। लोकसभा में कुल 543 निर्वाचित सदस्य होते हैं। लोकसभा में 552 में से 530 सदस्य राज्यों के और 20 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होने चाहिए। शेष 2 को आंग्ल भारतीय समुदाय से राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है, लेकिन जनवरी 2020 में आंग्ल भारतीय सीटों को संसद और भारत के राज्य विधानमंडल में समाप्त कर दिया गया। इसे 2019 के 126वें संवैधानिक संशोधन विधेयक द्वारा समाप्त कर दिया गया और इसे 104वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के रूप में लागू किया गया। वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 543 है। अगला प्रश्न है, किसी भी पार्टी को बहुमत हासिल करने के लिए लोकसभा में किसी भी दल के पास कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 272। बहुमत हासिल करने के लिए लोकसभा में किसी भी दल के पास कम से कम 272 सदस्य होने चाहिए। अगला प्रश्न है, संसद में बहुमत प्राप्त करने वाले दल का विरोध करने वाले सभी राजनीतिक दल डैश कहलाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विपक्षी दल। बहुमत प्राप्त करने वाले दल या गठबंधन का अंग नहीं होने वाले सभी राजनीतिक दल विपक्षी दल कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, डैश ऐसे लोगों का समूह होती है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कार्यपालिका। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होती है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करती है। अगला प्रश्न है, सरकार शब्द का प्रयोग करने पर हमारे जहन में अक्सर निम्नलिखित में से कौन शब्द आता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कार्यपालिका। जब हम सरकार शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जहन में अक्सर कार्यपालिका होती है। अगला प्रश्न है, भारत का डैश लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अपने दल के सांसदों में से मंत्रियों का चुनाव करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री अपने दल के सांसदों में से मंत्रियों का चुनाव करता है जो प्रधानमंत्री के साथ मिलकर फैसलों को लागू करते हैं। ये मंत्री स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्त इत्यादि विभिन्न सरकारी कार्यों का जिम्मा संभालते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सचिवालय के साउथ ब्लॉक में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय का दफ्तर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। प्रधानमंत्री कार्यालय, रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय। केंद्रीय सचिवालय की 2 मुख्य इमारतें हैं। इनमें से एक का नाम साउथ ब्लॉक और दूसरी का नाम नॉर्थ ब्लॉक है। इनका निर्माण 1930 के दशक में किया गया था। बाईं ओर साउथ ब्लॉक का चित्र है जिसमें प्रधानमंत्री कार्यालय, रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के दफ्तर हैं। दाईं ओर
नॉर्थ ब्लॉक है, जहां वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय स्थित है। केंद्र सरकार के अन्य मंत्रालय नई दिल्ली के विभिन्न इमारतों में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सचिवालय के नॉर्थ ब्लॉक में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय का दफ्तर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय। केंद्रीय सचिवालय की दो मुख्य इमारतें हैं। इनमें से एक का नाम साउथ ब्लॉक और दूसरी का नाम नॉर्थ ब्लॉक है। इनका निर्माण 1930 के दशक में किया गया था। बाईं ओर साउथ ब्लॉक का चित्र है। इसमें प्रधानमंत्री कार्यालय, रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के दफ्तर हैं। दाईं ओर नॉर्थ ब्लॉक है, जहां वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय स्थित हैं। केंद्र सरकार के अन्य मंत्रालय नई दिल्ली के विभिन्न इमारतों में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, देश के राज्यों की प्रतिनिधि के रूप में निम्न में से कौन काम करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राज्यसभा। राज्यसभा मुख्य रूप से देश के राज्यों की प्रतिनिधि के रूप में काम करती है। राज्यसभा भी कोई कानून बनाने का प्रस्ताव पेश कर सकती है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा कोई भी कानून बनाने का प्रस्ताव पेश कर सकती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हाँ। अगला प्रश्न है, किसी भी विधेयक को कानून के रूप में लागू करने के लिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ज़रूरी है कि उसे राज्यसभा से मंजूरी मिल चुकी हो। राज्यसभा भी कोई कानून बनाने का प्रस्ताव पेश कर सकती है। किसी विधेयक को कानून के रूप में लागू करने के लिए यह ज़रूरी है कि उसे राज्यसभा की भी मंजूरी मिल चुकी हो। अगला प्रश्न है, वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 245। राज्यसभा में 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति की ओर से मनोनीत किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 12। राज्यसभा में 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति की ओर से मनोनीत किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में 12 सदस्यों को निम्नलिखित में से कौन मनोनीत करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। राज्यसभा में 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति की ओर से मनोनीत किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में कितने सदस्य को निर्वाचित किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 233। राज्यसभा में 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति की ओर से मनोनीत किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो उसमें सबसे पहले डैश होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रश्नकाल। जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो उसमें सबसे पहले प्रश्नकाल होता है। प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके माध्यम से सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियां हासिल करते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रश्नकाल। प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इसके माध्यम से सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियां हासिल करते हैं। इसके जरिए संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसके जरिए संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रश्नकाल। प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इसके माध्यम से सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियां हासिल करते हैं। इसके जरिए संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करते हैं। सवालों के माध्यम से सरकार को उसकी खामियों के प्रति आगाह किया जाता है। अगला प्रश्न है, संसद में निम्नलिखित में से किनके लिए सीटों को आरक्षित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र अपने समाज को पूरे तौर पर सही ढंग से प्रतिबिंबित नहीं कर सकता। यह बात साफ दिखाई देने लगी है कि जब हमारे हित और अनुभव अलग अलग होते हैं तो एक समूह के व्यक्ति सबके हित में आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए संसद में कुछ सीटें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित की गई हैं।
अगला प्रश्न है, लोकतंत्र के स्वस्थ संचालन में डैश एक अहम भूमिका अदा करते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विपक्षी दल। लोकतंत्र के स्वस्थ संचालन में विपक्षी दल एक अहम भूमिका अदा करते हैं। वे सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की कमियों को सामने लाते हैं और अपनी नीतियों के लिए जन समर्थन जुटाते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग चैप्टर 4 कानून की समझ से रिलेटेड क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।